नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बीए सेकेंड ईयर की हिंदी भाषा एवं संस्कृति वाले सब्जेक्ट में। और आज के क्लासेस के साथ ही जो है हमारा ये सब्जेक्ट कंप्लीट होने जा रहा है। कल वाले सेशन में दरअसल हम इसके कुछ मॉडल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों, जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अभी तक मेरे पूरे 10 क्लास में दैट मीन्स की 9 क्लासेस तो मैं अभी तक ले चुका हूँ, पूरा चैप्टर बाय चैप्टर। आज इस विषय की आखिरी क्लासेस होने जा रही है। इसी के साथ में आपका ये सब्जेक्ट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, जो कि बीए फाउंडेशन के अंतर्गत आता है, जिसमें 4 पेपर होते हैं आप लोगों के, है ना। हिंदी, इंग्लिश, उद्यमिता विकास और महिला सशक्तिकरण। तो इस फाउंडेशन कोर्स में चारों ही पेपर में आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा। इसके अलावा मैं बता दूं आप लोग, ये हिंदी जो हम डिस्कस कर रहे थे आज की अंतिम क्लास होने वाली है, लेकिन कल एक सेशन इस पर और हो सकता है जिसमें हम 100 मॉडल क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। मैं रिपीट कर दूं कि ये जो सेशन चल रहा है हिंदी का, ये सिर्फ बीए के लिए ही नहीं है, बल्कि बीए के साथ साथ बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए या बीएचएससी के सभी के सेकेंड ईयर वाले जो बच्चे हैं उन सभी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही हेल्पफुल है जितना कि बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए होगा, ठीक है। इसके अलावा ये सेशन जो है, ये बैच न्यू बैच के तौर पर मैंने स्टार्ट की है, जो 2026 में जो न्यू एडमिशन है बच्चों के, उनको टारगेट करती है। और बेसिकली ये सिर्फ 2026 के लिए ही नहीं है, बल्कि सिलेबस में 2020 के बाद कोई चेंजेस नहीं है। तो जो ओल्ड स्टूडेंट हैं जो 2025 एग्जाम जा रहे हैं, उनके लिए भी उसी प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। आगे बढ़े उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कर लेना बहुत जरूरी है। आज फिर प्रेजेंटर थोड़ा परेशान कर रहा है, कोई बात नहीं। हिंदी के अलावा, फाउंडेशन के अलावा और भी सब्जेक्ट अवेलेबल है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहां पर 60 से ज्यादा सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। उसमें जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसे आप चूज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये रेड लाइन जो आपको दिख रही है ना, इसमें ये उसी की प्रोसेस है, कैसे आपको प्लेलिस्ट में पहुंचना है जिन बच्चों को नहीं आता है। इसके अलावा प्रज्ञान हिंदी यूट्यूब पर एक नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, जहां पर जाकर के आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। ये चैनल भी मेरे द्वारा ही ऑपरेट किया जा रहा है, तो आप निसंकोच होकर के उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर काफी सेशन हो चुके हैं और अब जो न्यू सेशन स्टार्ट होने वाले हैं वो बहुत जल्दी उस पर क्लासेस देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, जो फाउंडेशन कोर्स की जो मैंने क्लासेस ली है अभी तक हिंदी के अंतर्गत, उसके सभी पर्सनल नोट्स अवेलेबल है। यदि आप लेना चाहें, स्पेशल नोट्स है, पीडीएफ फॉर्मेट में है। हिंदी, इंग्लिश, उद्यमिता विकास, महिला सशक्तिकरण कंप्लीट नोट्स है, कस्टमाइज किए हुए नोट्स है। कस्टमाइज मतलब ये कि जो किताबों में आपको लैंग्वेज मिलती है जो इजीली समझ नहीं आती है, उन बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। बहुत आसान भाषा में लिया गया है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो डायरेक्ट इंग्लिश में मूव करते हैं तो उनको अच्छे से समझ नहीं आता है। तो इंग्लिश में जो पेरा होता है उसके जस्ट नीचे हिंदी में अनुवाद भी किया होगा नोट्स के अंतर्गत, जिससे कि नोट्स को समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा और उनके क्वेश्चनों के आंसर देना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो एक विशेष प्रकार से बनाए गए नोट्स, यदि आप में से कोई भी स्टूडेंट लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकते हैं। कैसे मिलेगी? तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के जो नंबर दिए गए हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, वहीं पर आपको सभी जानकारी इसकी अवेलेबल करवा दी जाएगी, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं और करते हैं शुरुआत अपने आज के सेशन की। आज हमारा टॉपिक है आज का शब्द रचना। शब्द रचना दैट मीन्स कि जो वर्ड होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो बनते कैसे हैं। तो बेसिकली अगर बात करूं ना, तो आज हम लगभग लगभग हिंदी की जो ग्रामर है, उस ग्रामर का हम लगभग लगभग अध्ययन कर लेंगे। लगभग उसके सभी रूपों को आज हम समझ लेंगे, शब्द बनते कैसे हैं। तो इस वाले पार्ट को कंप्लीट करें किस बिंदुओं के माध्यम से, तो आप ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले तो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो शब्द है ये होते क्या है। शब्द का यहाँ पर हम अर्थ समझने वाले हैं, शब्द हम किसको कहते हैं। उसके बाद में सेकंड बिंदु में हम डिस्कस करेंगे इनके कितने प्रकार होते हैं शब्दों के, है ना। जी हाँ, शब्द कितने टाइप के हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो इसके टाइप में आता है पर्यायवाची शब्द, क्या होते हैं ये पर्यायवाची, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं शब्दों से। इसके बाद में विलोम शब्द को जानेंगे, विलोम के बाद अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, और लास्ट में युग्म शब्द क्या होते हैं, इनको डिस्कस करेंगे। और ये 6 पॉइंट डिस्कस करने के तुरंत बाद ही हम इन सभी से संबंधित जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हो सकते हैं, एमसीक्यूज हो सकते हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, तो आप लोग थोड़ी शांति बना करके रखिए। एक एक पॉइंट को समझाना मेरी जिम्मेदारी है और बिल्कुल कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको ये सारे शब्द अपने आप समझ आते चले जाएंगे। क्लियर है? तो आइए पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पॉइंट नंबर 1 को, जिसमें हम बात करेंगे शब्द होते क्या है। दरअसल शब्द जिन्हें हम अंग्रेजी में वर्ड्स कहते हैं या वर्ड कहते हैं, तो ये शब्द क्या होते हैं, ध्यान से का सिर्फ समझ लेंगे ना तो आप कुछ भी
जीवन में कभी कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ समझना पर्याप्त होता है इसमें। 1 मिनट पेन लेते हैं। देखिए, शब्द, पहले इस लाइन को पढ़ लीजिए। लाइन को पढ़ने से ही आपको मैक्सिमम तो आपका कवर अंडरस्टैंडिंग यहां से बन जाएगी। आज सिस्टम भी थोड़ा परेशान कर रहा है यार। देखिए, शब्द जो है ना, ये क्या है, स्वतंत्र सार्थक, क्या है, स्वतंत्र सार्थक शब्द है, या ऐसा कहें कि शब्द हम उनको कहते हैं जो स्वतंत्र सार्थक ध्वनि या वर्णों का क्या होता है, समूह होता है। ध्यान से सुनना, समझने का प्रयास करें इसको। शब्द हम किसको कहते हैं, जिनकी एक ध्वनि हो लेकिन स्वतंत्र हो, या वर्णों मतलब अक्षरों का एक समूह हो, उसको हम शब्द कहते हैं। जैसे कि हम अगर उदाहरण ले, ऊपर ये लिखा हुआ है शब्द रचना। अब हम एक शब्द को उठाते हैं, ये 2 शब्द है यहां पर, ठीक है ना। अक्षर तो बहुत सारे, लेकिन शब्द कितने हैं, 2 शब्द है। इनमें से एक शब्द को उठाया हमने, रचना को। इसमें कितने अक्षरों से मिलकर के बना हुआ, ये मतलब ये कि इसमें 3 अक्षरों का एक समूह है, रा, च और ना। इसमें 3 शब्दों का एक क्या है, एक समूह है, और इसकी एक सेपरेट एकदम स्वतंत्र ध्वनि निकलती है जो अपने आप को एक अर्थ समझा देती है। तो अगर हम सिंपल वे में कहूं मैं, तो देखिए, शब्द हम उनको कहते हैं जिनका एक समूह होता है, कुछ अक्षरों का समूह होता है, जिनकी ध्वनि एकदम स्वतंत्र होती है, सार्थक होती है, जो हमें कोई एक विशेष अर्थ की ओर लेके जाती है, मतलब अर्थ समझाने का प्रयास करती है। तो किसी अर्थ को संप्रेषित जो करे उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब ध्यान सुनिए, देखिए, अक्षर को अगर लेते हैं आप, अगर अलग अलग अक्षरों को ले लेंगे तो अक्षर की ध्वनि जरूर बनेगी, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं होगी। मतलब एक अक्षर की ध्वनि कभी भी एक अर्थ तक नहीं पहुंच पाएगी। अगर उस अक्षर को कोई स्वतंत्र ध्वनि बनानी हो या किसी का अर्थ समझाना हो, तो उसके लिए आवश्यक होगा कि अन्य शब्दों के साथ वो, अन्य माफिया अक्षरों के साथ वो मिलकर के एक शब्द का निर्माण करे। जब शब्द का निर्माण होगा तभी कहीं जाकर के एक स्वतंत्र अर्थ किसी वस्तु का निकल पाएगा। ठीक है, उदाहरण में कुछ लिए गए हैं, है ना। तो आप, उम्मीद करता हूं इतने से आप समझ चुके हैं कि शब्द होते क्या है। तो शब्द क्या होगा, स्वतंत्र ध्वनि या अक्षर या वर्णों का समूह होता है जो एक अर्थ को संप्रेषित करता है। दैट्स ऑल। चलिए, इसके अलावा आज इतना परेशान क्यों कर रहा है यार ये, एक सेकेंड दोस्तों, प्रेजेंटर कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा है। इसकी बैटरी कल ही चेंज की थी, आज फिर परेशान कर रही है। ठीक है, कोशिश करते हैं, हाँ प्रॉपर काम कर रहा है अभी। चलिए, तो अब जरा देखते हैं हम थोड़ा शॉर्ट वे में, अब आगे थोड़ा और डिटेल में चलेंगे। शब्दों के प्रकार जरा आप समझिए पहले तो। शब्द कितने टाइप के होते हैं, शब्दों के प्रकार क्या क्या है। देखिए, शब्दों के जो प्रकार है ना, हम इसको 4 भागों में विभक्त करते हैं शब्दों को। अब चारों प्रकार, मैंने वर्गीकरण भी इसको कह सकते हो, वर्गीकरण के नाम से भी आप इसको याद रख सकते हैं, प्रकार या वर्गीकरण, है ना। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए, जब हम शब्दों के प्रकार की बात करते हैं ना, तो 4 आधारों पर इसको वर्गीकृत किया जाता है, या 4 आधारों पर हम इसके प्रकार समझते हैं। जैसे पहला आधार है रचना, रचना के आधार पर या उसकी उत्पत्ति के आधार पर, या व्युत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, है ना, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना मतलब जिनको रचा गया हो, बनाया गया हो। उत्पत्ति के आधार पर, इनकी जैसे उत्पत्ति हुई है। उसके अलावा प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो ये 4 टाइप है शब्दों के, और चारों टाइप को थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे ताकि इनको समझना आसान हो जाए, उनको याद रखना भी आसान हो जाए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं रचना के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर जो शब्द हैं उन्हें भी 3 भागों में विभक्त किया गया है। 3 भाग होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इनको शॉर्ट में समझ लीजिए, अगर चलूंगा ना तो सेशन बहुत जरूर से ज्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए, रूढ़ शब्द होते हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब ऐसे शब्द जिनको अलग नहीं किया जा सकता। अगर अलग कर दोगे तो उनका अर्थ खो जाएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था यहां पर रचना, ठीक है। अब इस रचना में से अगर हम इन शब्दों को अलग अलग कर दे, तीनों शब्दों को अलग अलग तोड़ दें, तो बताइए क्या इनका अर्थ निकलेगा, कोई नहीं निकलेगा, ये निरर्थक हो जाएंगे। उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जबकि जैसे उदाहरण दिया गया, देखिए यहां पर कल या परंतु, अब इनको अगर हम अलग अलग कर देंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जिन्हें तोड़ भी देंगे तो भी दो, देखिए, अगर हमने उस शब्द को 2 भागों में तोड़ा तो दोनों भागों का अलग अलग अर्थ निकलेगा।
उसको हम यौगिक शब्द कहते हैं। उदाहरण दिया गया है जैसे देवालय, देवालय का संधि विच्छेद कर दीजिए तो एक का होगा देव और दूसरा होगा आलय, ठीक है, दोनों का अर्थ निकल रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक शब्द को हम तोड़ें, उनमें दो भाग में तोड़ दिया, एक दूसरे भाग का अर्थ नहीं निकल रहा है, तो दोस्तों उसका भी एक टाइप है, उसको हम योग रूढ़ कहते हैं। योग रूढ़ मतलब रूढ़ भी है और यौगिक भी है, इसको हमने एक सम्मिलित नाम दिया है योग रूढ़, ठीक है। तो रचना के आधार पर जब हम शब्दों के प्रकार की बात करते हैं तो तीन टाइप होते हैं, शब्द रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। क्लियर है, तीनों टाइप भी आपको समझा दिए। चलिए इसके बाद में बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर मतलब इन शब्दों की जो उत्पत्ति हुई है कैसे काम, तो इसको भी हम चार भागों में बांटते हैं, चार भागों में। और प्रश्न यहीं से पूछा जाता है आप लोगों से कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको जवाब देना है तीन प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। तो यहां पर उत्पत्ति के आधार पर जब बात करते हैं तो चार प्रकार आते हैं, थोड़ा स्पीड से समझिए। देखिए एक होता है तत्सम, तत्सम है ना, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब सिंपल वे में कहूं तो तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से ऐसे के ऐसे ही उठा लिए गए हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अग्नि या क्षेत्र, अग्नि संस्कृत भाषा का शब्द है, उसमें बिना परिवर्तन के उसको हिंदी में हमने ले लिया है। इसके अलावा तद्भव शब्द उनको कहते हैं जो है तो संस्कृत के, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हमने हिंदी में उनको एक्सेप्ट कर लिया, जैसे आग, जबकि इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, अग्नि। वहीं सूरज, उसको संस्कृत में हम सूर्य कहते हैं। क्लियर है। तो देशज शब्द वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति क्षेत्रीय बोलचाल से हुई हो, जी हाँ, क्षेत्रीय बोलचाल से, है ना। और वहीं विदेशी शब्द किसको कहते हैं, जिन्हें हमने अपना लिया, आज अपने समाज में, अपने संस्कृत हिंदी में उसको अपना लिया गया है, लेकिन वो शब्द भारत के नहीं है, देशज नहीं है, ना तत्सम है, ना तद्भव है, बल्कि बाहर से इंपोर्ट किए हुए वर्ड है, तो उनको हम कहते हैं। जैसे उदाहरण दिए गए, देखिए स्कूल, टेलीफोन या पुलिस, ये शब्द कौन से हैं दोस्तों, ये देशी शब्द नहीं है, ना तत्सम है ना तद्भव है, ये बाहरी भाषा के शब्द है जिन्हें हमने हिंदी में एक्सेप्ट कर लिया है। चलिए इसके बाद में अब बढ़ते हैं आगे। एक प्रयोग के आधार पर भी हमने पॉइंट देखा था, चार प्रकार देखे थे हम लोगों ने, है ना। और लास्ट में हम देखेंगे अर्थ के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर आप लोगों ने हजारों बार पढ़ा होगा, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ी है ना, हिंदी व्याकरण पढ़े आप लोगों ने, या अंग्रेजी में तो आपने सेंटेंस सीखने के लिए, ग्रामर सीखने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन आदि आदि, वही कुछ है ये। तो ये जो है इसको 8 श्रेणियों में बांटा जाता है। संज्ञा, जिसे हम अंग्रेजी में नाउन्स कहते हैं, सर्वनाम जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं, है ना, विशेषण जिसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब चूंकि ये प्रॉब्लम क्यों दे रहे हैं मालूम है, क्योंकि हमें अंग्रेजी में याद है, हिंदी में याद नहीं है। हिंदी ग्रामर हमने कभी पढ़ी नहीं, क्योंकि बचपन से हम हिंदी सीख जाते हैं। अंग्रेजी चूंकि हमें सीखना पड़ता है, इसलिए उसकी ग्रामर पर ध्यान देना पड़ता है। ग्रामर होगी तो हमारी जो लैंग्वेज होती थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो अब अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी शब्दों को भी समझने का प्रयास करें, उनको याद रखें, ठीक है। एडजेक्टिव को क्या कहते हैं, विशेषण। वही क्रिया, वर्ब, ठीक है। क्रिया विशेषण को क्या कहेंगे, एडवर्ब। वही संबंध बोधक को हम कहते हैं प्रपोजिशन, वो समुच्चय बोधक होता है कंजक्शन, और वही विस्मयादि बोधक जो हम कल पढ़ रहे थे इंटरजेक्शन, ठीक है। तो ये 8 वर्ड होते हैं, 8 वर्ड में इन प्रयोग के आधार पर इन शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। और इन 8 भागों को भी हम अगर शॉर्ट में कहें, जैसा हमने कल पढ़ा था, विकारी और अविकारी शब्द, विकारी और अविकारी शब्द, ठीक है। विकारी शब्द कौन, जिनमें परिवर्तन संभव हो, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब, इसमें चेंज हो जाएगा। लेकिन जो अविकारी शब्द होते हैं, जिनमें रूप नहीं बदल सकता, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक, ये वो शब्द हैं जिनका रूप नहीं बदलता है। तो याद रखिएगा, प्रयोग के आधार पर हम इसको 8 भागों में बांटते हैं। विकारी और अविकारी शब्द को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा विकारी में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कल वाला सेशन देख लीजिएगा, वहां मैंने थोड़ा और अच्छे से समझाया था। चलिए अर्थ के आधार पर अगर बात करें तो अर्थ के आधार पर इसको सिर्फ 2 भागों में बांटा गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द का मतलब होता है कि जिन शब्दों का एक स्पष्ट अर्थ निकलता हो, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। और निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई स्पष्ट अर्थ ना निकले, कुछ भी बोल दीजिए, है ना। जैसे 1 साल का बच्चा जब स्टार्टिंग में बोलना सीखता है
तो वो कुछ भी बोलता है जिनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। बात समझ आई। लेकिन जो शब्द जिनका सार्थक अर्थ निकलता हो उन्हें हम कहते हैं सार्थक शब्द। क्लियर है। चलिए अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 में, जिसमें हमने चर्चा की थी, इसमें पर्यायवाची शब्दों को देखना था। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, इन शॉर्ट पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को स्पीड से, ताकि क्वेश्चन भी सारे अटेम्प्ट कर पाओ आप लोग और इनको अच्छे से समझ भी पाओ। देखिए पर्यायवाची शब्द और कुछ नहीं दोस्तों, समानार्थी शब्द ही होते हैं। समानार्थी शब्द तो सुना है आप लोगों ने, है ना। मुख्य शब्द देखिए जो किसी मुख्य शब्द के समान या करीब करीब समान अर्थ देने वाले होते हैं, इन्हें सामान्यतः समानार्थी शब्द भी कहते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा आप लोगों को, समानार्थी शब्द जो दूसरे शब्द के अर्थ के समान समान हो। शब्द की रचना अलग होगी लेकिन अर्थ एक समान निकालेंगे, दूसरे शब्द के समान ही। अतः पर्यायवाची शब्द भी होते हैं जिनका अर्थ किसी अन्य शब्द के अर्थ के समान होता है और वे उस शब्द के स्थान पर प्रयोग भी किए जा सकते हैं। उदाहरण चाहिए तो उदाहरण देख लीजिए, जैसे पानी। अब पानी के पर्यायवाची कौन कौन हो सकते हैं, जल, नीर, अंबु, तोय। ये जल के पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द है। जल के स्थान पर इन शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है एज सिचुएशन। वहीं सूर्य के पर्यायवाची देख लीजिए, अब रवि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, आदित्य आदि आदि। ठीक है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट था हमारा विलोम शब्द का। विलोम शब्द क्या होते हैं, विलोम विपरीत अर्थ देने वाले, है ना। विपरीत अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे आयात, निर्यात, देश, विदेश, ये क्या हुआ, एकदम विपरीत अर्थ दे रहे हैं। स्त्री, पुरुष, ठीक है ना। तो विलोम शब्द उन शब्दों कहते हैं जो विपरीत अर्थ का बोध कराए, इसको हम विलोम शब्द कहते हैं। और इनके प्रकार की बात करें तो 3 टाइप बेसिकली होते हैं, अपूर्ण विलोम शब्द, पूरक विलोम शब्द और संबंधित विलोम शब्द। ये जब डिटेल पढ़ोगे ना ग्रामर को, तब आपको ये देखने को मिलेगा विलोम शब्द के ये 3 प्रकार भी होते हैं। अपूर्ण विलोम शब्द जैसे गर्म, ठंडा, लंबा, छोटा, अपूर्ण हो गया। विलोम शब्द किसको कहेंगे, जैसे आना जाना, जीवन मृत्यु, ये एक दूसरे के पूरक हैं। वही संबंधित विलोम शब्द जैसे गुरु, शिष्य, पिता, पुत्र आदि आदि। कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे हम लोग निश्चित है। उदाहरण जैसे ज्ञान अज्ञान, ये आपने पढ़ी चुके हैं विलोम शब्दों का। इसके अलावा जो उसके 2 टाइप और बचे हुए, उनको जब फटाफट थोड़ा उसके बाद क्वेश्चन आंसर लगाते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर, पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी जैसा नाम से ही दिख रहा है, जिस शब्द के कई अर्थ निकलते हैं उसको अनेकार्थी शब्द कहते हैं, है ना। एक से अधिक अलग अलग अर्थ हो जो अर्थ शब्द निकालता हो उसको अनेकार्थी शब्द कहेंगे। उनके प्रयोग या संदर्भ के अनुसार उसको समझे जाते हैं। मतलब उस शब्द का इस प्रयोग आप सिचुएशन के हिसाब से करोगे। जैसे देखिए अनेकार्थी शब्दों को 3 रूपों में रखा जाता है। जैसे मूल अनेकार्थी, जैसे वर्ण, वर्ण। अब वर्ण को आप अलग अलग सिचुएशन में रख सकते हो। आप उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप चाहें तो मैथमेटिक्स में भी इसका यूज कर सकते हो, साइंस में इसका यूज अलग होगा। उसी प्रकार से रंग, किसी के रंग को भी लेकर के यहाँ पर आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना, चाहे ह्यूमन बींग्स हो या फिजिकल थिंग्स हो। इसी प्रकार से व्युत्पन्न अनेकार्थी जो होते हैं, जैसे सूत, धागा, सूत्र, सारथी। आगत अनेकार्थी होते हैं दीन, गरीब, धर्म आदि आदि। और जैसे अंक, अंक, अंक का अलावा देखिए इसके कई शब्द निकलते हैं अंक के। अंक, है ना, अंक के और अलग अर्थ। अनंत का अर्थ देखिए ईश्वर, आकाश, विष्णु, शेषनाग। उत्तर का और दिशा भी है। तो जिस शब्द के अर्थ एक से ज्यादा निकलते हो उसे अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। एक युग्म शब्द को देख लीजिए, लास्ट है ये। युग्म शब्द वे ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में मिलते जुलते भी है लेकिन एक दूसरे के अर्थ में बिल्कुल अलग होते हैं। युग्म शब्द ऐसे क्या मतलब हुआ भाई, सुनोगे ना, सुनने में तो जैसा लगेगा लेकिन जब अर्थ की बात करोगे तो एकदम अलग जाएगा अर्थ। जैसे यहाँ पर अन्न और अन्य, जब कोई व्यक्ति बोलता है ना अन्न अन्य, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है लेकिन अर्थ एकदम अलग निकलता। अन्न का मतलब होता है अनाज और अन्य का मतलब होता है दूसरा, जैसे अनिल, अनल, है ना, अंश, अंश। ठीक है। उदाहरण के तौर पर जल, अन्न, बाल बच्चे, आचार विचार, जीव जंतु, देशज विशेष, जीवन मरण, पाप पुण्य, कोपीठ,
दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ये जो उदाहरण वाला पोर्शन है इसको मैं यहाँ से इरेज करूंगा। ये इसका उदाहरण सटीक उदाहरण नहीं है, ये गलत है, यहाँ पर पीपीटी में डाल दिया गया है इसको। ठीक है, उदाहरण मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं, इन उदाहरणों को आप लेकर के चलिए। अब इस जो 6 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, 6 पॉइंट से संबंधित कुछ प्रश्न क्वेश्चन आंसर लगाएंगे हम लोग, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक इनके आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर शब्दों को जो है रचना के आधार पर कितने प्रकारों में बांटा गया है, मतलब शब्द रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4 या 6। सबसे पहले मैं बहुत अच्छे से इसको समझाया था। रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है ना। चलिए, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, 3, 4, 5 या 6। सही आंसर होगा आपका 4, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है ना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। क्लियर है। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभिकारी शब्द है, अभिकारी, बच्चा, अच्छा, और या करते। तो अभिकारी, विकारी और अभिकारी, याद है ना आप लोगों को। विकारी जिसमें परिवर्तन संभव है और अभिकारी जिसमें परिवर्तन संभव नहीं है। तो बच्चा किसी भी फॉर्म में इसको यूज किया जा सकता है, अच्छा और करते। सिर्फ ये और है जो हर जगह पर इसी फॉर्म में यूज होगा, अन्य में नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, विलोम शब्द का उदाहरण कौन सा है, घर घर, कमल, पंकज, दिन रात या आग, अग्नि। इसका विलोम शब्द का जो एक दूसरे का विपरीत हो, तो कौन सा दिख रहा है यहाँ पर, दिन रात वाला। क्लियर है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से देशज शब्द कौन सा है, देशज, घेवर, बेल, मिष्ठान या खीर। अब मैं यहाँ पर थोड़ा देखिए, जो घेवर दिख रहा है ना, ये कुछ नया शब्द है, लेकिन मैं आपको बता, ये जो घेवर है ये राजस्थान की एक पारंपरिक मिठाई का नाम है, पारंपरिक मिठाई का नाम है। ठीक है, जिसका निर्माण, उत्पत्ति कहां पर हुई है, इंडिया में हुई है, राजस्थान में हुई है, विशेष क्षेत्रीय भाषा से। बेल, जो वृषभ नाम है संस्कृत में, उसी से ये बेल लिया गया है, बेल शब्द लिया गया है, तो बेसिकली ये भी संस्कृत का ही नाम है। मिष्ठान, ठीक है, पूर्ण संस्कृत नाम है। खीर, ये शब्द जो है ये फारसी भाषा का एक शब्द है, लेकिन यहाँ देशज शब्द पूछा गया है, तो देशज जो शब्द है इसमें हम राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन ए को, घेवर को, जो कि एक पारंपरिक मिठाई का नाम है। ठीक है, बेसिकली एग्जाम में जब प्रश्न आएंगे आप लोगों से, तो ये 2 बेल या मिष्ठान ये शब्द भी नहीं होंगे, खीर या टेलीफोन आदि आदि जैसे शब्द होंगे जो भारतीय भाषा के होंगे नहीं, ये याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए, ऑप्शन ए यहां करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म अंतर जो बताए प्रयोग के आधार पर, उन्हें क्या कहते हैं, प्रयोगात्मक, समानार्थक, अनेकार्थक या विपरीतार्थक। सूक्ष्म अंतर बताने वाले, सूक्ष्म, जिसमें सूक्ष्म अंतर होगा वो होंगे समानार्थी शब्द। ठीक है, जो एक ही होंगे, अर्थ समान समान लगभग लगभग समान होगा, मतलब सूक्ष्म अंतर होगा, लेकिन शब्द अर्थ लगभग लगभग वही निकलेगा। अगला प्रश्न है, मयंक किसका पर्यायवाची नहीं है, मयंक, मयंक का पहले अर्थ समझ लिया, मयंक का मतलब होता है चंद्रमा, इसका पर्यायवाची पूछा गया है, कौन सा नहीं है। तो दोस्तों यहां पर थोड़ा ध्यान पूर्वक इसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपको इस प्रश्न में। देखिए, चांदनी मतलब चांद की रोशनी, कौमुदी, कौमुदी का मतलब भी चांद की रोशनी ही होता है, ज्योत्सना ये भी रोशनी से संबंधित ही है, चंद्रताप, चंद्राताप मतलब चांद का ताप, चांद से मिलने वाली गर्मी। तो जो 3 शब्द आपको नजर आ रहे हैं, चांदनी, कौमुदी और ज्योत्सना, ये चांद की रोशनी से संबंधित है। एक शब्द यहां पर ऐसा है जो चांद के ताप की बात कर रहा हो, गर्मी की बात कर रहा हो, लेकिन यह है कि मयंक का पर्यायवाची नहीं है, मयंक मतलब चंद्रमा का, तो एक शब्द अलग जा रहा है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन दा ही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से डिब्बा किस शब्द का एक वचन है, डिबिया, डिबिया, डिब्बे या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी हमारा यहां सही आंसर हो जाएगा, डिब्बे का एक वचन क्या हो जाएगा, डिब्बा। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है, विपरीत अर्थ पर्यायवाची का, विपरीत या समान या करीब करीब समान अर्थ वाला, एग्जैक्टली ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसगुल्ले में मिठास अधिक है, एक वाक्य है, रसगुल्ले में मिठास अधिक है,
रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए, मतलब इस वाक्य में विशेषण को पहचानिए। कौन सा है? मिठाई है, मीठापन है, मीठा है या चीनी है? तो दोस्तों बता दूंगा आपको, विशेषण दैट मींस एडजेक्टिव क्या है यहाँ पर? मीठा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? वाक्यों का वर्गीकरण जो है 2 आधारों पर किया जाता है। कौन कौन से आधार है? रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। शब्दों का नहीं, वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधार पर। अगला प्रश्न है, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे हम क्या कहते हैं? अरे सरल वाक्य कहते हैं। जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, सरल वाक्य कहलाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विलोम शब्द के कितने प्रकार होते हैं? विलोम शब्द कितने टाइप के होते हैं? मैंने पढ़ाया आप लोगों को, कितने टाइप के पढ़ाया था? 3 टाइप के, है ना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयात निर्यात, ये विलोम शब्द, विलोम रूप किस प्रकार में आता है? किस प्रकार में आएगा आयात निर्यात? विलोम शब्द 3 प्रकार के होते हैं। उन 3 प्रकारों में आयात निर्यात कौन से प्रकार में आएगा? उपसर्ग विलोम में आएगा, विरोधी विलोम में आएगा, विरोधी उपसर्ग या प्रत्यय आदि। यहां पर सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, उपसर्ग विलोम में आएगा आयात निर्यात, एक दूसरे के विलोम है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र विलोम शब्दों के उदाहरण कौन से? स्वतंत्र विलोम शब्दों के जो एकदम विलोम हो, पाप पुण्य, डाटा डेटा, आचार विचार और देश विदेश, देश और विदेश। स्वतंत्र विलोम शब्दों के उदाहरण। तो स्वतंत्र विलोम शब्द के उदाहरण जो है यहाँ पर देखिए, स्वतंत्र विलोम शब्द के ऑप्शन यहाँ पर ये सही होगा, लेकिन आपके यहाँ पर प्रश्न गलत है। प्रश्न यहाँ पर गलत है, होना चाहिए उदाहरण नहीं है, विलोम शब्दों के उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी वाला नहीं है, डाटा और डेटा उदाहरण सही नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये सेकेंड ईयर का हिंदी कंप्लीट हो जाता है आज से। कल वाले सेशन में हम थोड़ा सा, अगर आप लोग कमेंट अगर आएगी, आप लोग बोलते हैं, तो मैं 100 क्वेश्चन के मॉडल क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इस पूरे पार्ट के सारा निचोड़ लेकर के जाऊंगा 100 क्वेश्चन में। ये सारे क्वेश्चन लगाने के बाद में आप 100 क्वेश्चन और कवर करेंगे तो आपकी पकड़ इस पर और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसकी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो, तो उसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप अपनी घर के किताब से पढ़ें, पुस्तक से पढ़ें, नहीं है पुस्तक, या आपको नहीं लगता उसकी जो लैंग्वेज है वो अच्छी है, इजी है, सो नहीं समझ आ रहा हो, तो दोस्तों यहां से आप परचेस कर सकते हैं, सेशन को ले सकते हैं। मेरे द्वारा बनाई गई ये कस्टमाइज नोट्स है, सेपरेट सब्जेक्टों पर है। आप चाहे तो एक एक करके भी ले सकते हैं। 49 रुपए के छोटे से सब्सक्रिप्शन में आप किसी भी एक सब्जेक्ट की ले सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि फाउंडेशन के चारों ही सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाए पीडीएफ के रूप में, तो उसके लिए फिर आपको 149 के सब्सक्रिप्शन में आना होगा। 149 रुपए में आपको चारों पार्ट आपके इसके हिंदी, इंग्लिश, उद्यमिता विकास, महिला सशक्तिकरण चारों मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे आपको? तो इसके लिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप पर आपको बाकी पूरी जानकारी दे दी जाएगी, कैसे सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। क्लियर है ना। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। कल सेशन में अगर आप लोग कमेंट आती है तो ये वाला सेशन होगा 100 मॉडल क्वेश्चंस। ठीक है, जो समथिंग आधे घंटे से 1 घंटे का सेशन कल हो सकता है। तो आप लोग सोच समझ से कमेंट कीजिएगा। अगर मैं सेशन लेकर के आऊं तो फिर उसको शेयर करना, लाइक करना, उसको आगे बढ़ाना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी रहती है। क्लियर है। और एट द एंड में आपसे यही कहूंगा, सेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कर दिया करें। आप सभी क्लासेस का भरपूर लाभ उठा रहे हैं, लेकिन लाइक करके नहीं जाते हो तो थोड़ा सा अजीब लगता है, थोड़ा बेकार हमें भी लगता है। आपको क्लासेस पसंद भी आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल भी हो रही है, हमारी ये जो मेहनत है उसका लाभ भी आप लोग ले रहे हैं, तो फिर यार एक लाइक दबाने में, है ना, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए आप लोगों को। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं, प्लेटफॉर्म पर नए हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके हमारे साथ में, और ताकि आपको आगे सेकेंड ईयर के सभी सेशनों की, सभी सब्जेक्टों की इसी प्रकार की डिटेल क्लासेस आपको मिलती रहे। और इसके अलावा दोस्तों सिर्फ इसकी नहीं बल्कि अन्य जो सब्जेक्ट आपके मेजर, माइनर, है ना, वोकेशनल, ओपन इलेक्टिव, सारे सब्जेक्ट में इसी प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ाऊंगा। 3rd ईयर में भी पढ़ाऊंगा। तो अभी से जुड़ जाइए, ज्यादा इंतजार मत कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।